गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 हमारा आज लेसन है 4 मानचित्र। इससे पहले हमने 3 लेसन पूरे कर लिए, ठीक है। तो आपने अपनी नोटबुक में उन्हें लिख लिया होगा। अब है हमारे पास लेसन 4 जिसका नाम है मानचित्र। तो सबसे पहले देखें कि मानचित्र कितने प्रकार का होता है। तो मानचित्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 भौतिक मानचित्र, नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र, नंबर 3 थीमेटिक मानचित्र। इनके बारे में हम जानेंगे। फिर ये मानचित्र के घटक कितने होते हैं। तो घटक भी 3 ही होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। 3 ही प्रकार का होता है मानचित्र और 3 ही इसके घटक होते हैं। तो हम इस लेसन में मानचित्र के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहें तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से पूरी तरह से चपटा करना मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है कि मानचित्र क्या है, पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा हुआ चित्र है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है कि यदि हमारे पास कोई गोल चीज़ है उसका हमें मानचित्र बनाना है तो उसमें थोड़ा सी हमें परेशानी आएगी, वो मुश्किल है बनाना, ठीक है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है कि हमने कई मानचित्र बना दिए, उनको एक साथ रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एटलस बन जाएगा। एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ नीचे हैं। अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक मानचित्र कौन सा होता है। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अब भौतिक मानचित्र में क्या आएगा, पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान आदि, ठीक है। फिर आगे है नंबर 2 राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र में क्या होता है, राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में नदियां, पहाड़, पर्वत। राजनीतिक मानचित्र में शहर, गांव, कोई राज्य, देश, ये दर्शाना है तो राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। फिर है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र। कि यदि हमें सड़क बनानी है कहीं तो उसके लिए हम जो मानचित्र बनाएंगे वो थीमेटिक मानचित्र में आएगा, ठीक है। वर्षा मापते कि कितनी वर्षा हुई है तो इसके लिए जो मानचित्र बनेगा वो क्या आएगा, थीमेटिक मानचित्र आएगा, ठीक है। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर ये नामकरण किए गए हैं। मानचित्र के घटक। अब मानचित्र बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी जरूरी है, वो घटक कौन से, तत्व कौन से, वो है दूरी, दिशा और प्रतीक। अब जानते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है, हमें पता है कि कागज़ पर बनाया हुआ होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के पन्ने पर दर्शाता है। मानचित्र क्या होता है,
छोटे कागज या पन्ने पर दर्शाया जाता है, या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, मतलब जो जगह के बीच की दूरी है ना वो सही रहे, उसमें कोई अंतर ना आए। ठीक है, यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना क्या होता है? स्थल की वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। अब हम कोई सड़क बना रहे हैं, ठीक है, सड़क कितनी बड़ी बनानी है, अब पेज पे बनाएंगे तो वो हम छोटे रूप में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पैमाना का यूज करेंगे, ताकि हमें पता चले वास्तविक दूरी क्या होगी। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय व आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी पर व्यक्त करना है। इसका अभिप्राय कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल के 5 किलोमीटर होगा, कि हम कागज पर 2 सेमी का बनाएंगे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का। अब स्कूल से हमारी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर की, कागज पर बनाना है 2 सेंटीमीटर में, तो 5 किलोमीटर बराबर 1, 10 किलोमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैमाने के बिना मानचित्र नहीं बन सकता। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी को जान सकते हैं। तब जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र में 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर होंगे। 5 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बड़े और छोटे पैमाने वाले मानचित्र में अंतर बताया कि बड़े पैमाने वाला मानचित्र हमें ज़्यादा जानकारी देगा, किसके मुकाबले? छोटे मानचित्र के मुकाबले। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा नंबर है दिशा। अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, ठीक है, जिसके ऊपर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है, उसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखो क्या बताना चाह रहे हैं ये कि हम जैसे ये है, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ऊपर लिखा होता है ऊ और ऐसे तीर का निशान लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या है? उत्तर। तो ये कौन सी दिशा होगी? उत्तर दक्षिण। ये होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम। ठीक है, तो ये हमें उत्तर दिशा के बारे में बताता है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। ठीक है, फिर आगे हैं वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। कौन से? ये वाले। अब इसके बीच में यदि हम एक लाइन बनाएं तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, यहाँ बनाएं तो पूर्व दक्षिण, यहाँ बनाएं तो दक्षिण पश्चिम, यहाँ बनाएं तो उत्तर पूर्व। लेकिन प्रधान दिग्बिंदु कौन से होंगे? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये होंगे। ठीक है, बीच की 4 दिशाएं यानी उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वालों दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब देखो बीच वाली कैसे? ये इन दोनों के बीच में एक लाइन बना दी तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व दिशा। इनके बीच में बनाएंगे ये हो जाएगी पूर्व दक्षिण, ये हो जाएगी पश्चिम दक्षिण, ये हो जाएगी उत्तर
पश्चिम, ठीक है। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम दक्षिण, पूर्व दक्षिण, ठीक है। फिर आगे हम दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। एक यंत्र होता है जिसमें चुंबक लगी होती है, वो सुई उसकी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। इस यंत्र का कहते हैं दिक्सूचक यंत्र, जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। यह किसी भी मानचित्र, आगे है नंबर 3 प्रतीक, ठीक है। प्रतीक है कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, रेल पटरियों या कुओं को दिखाना संभव नहीं है, है ना। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों, रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक होते हैं जो कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते तो आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, क्या है कि ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, ठीक है। तो हमने मानचित्र में पढ़ा कि मानचित्र की, पहले तो मानचित्र होता क्या है, क्या पढ़ा था कि किसी जगह की वास्तविक दूरी को किसी कागज़ पर बनाना, चित्र के माध्यम से वो क्या होता है, मानचित्र होता है। फिर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 भौतिक, नंबर 2 राजनीतिक, नंबर 3 थीमेटिक। भौतिक मानचित्र में क्या पढ़ा था कि पर्वतों, नदियों, पठारों, ठीक है, इनके जो चित्र बनाएंगे वो क्या होंगे, भौतिक मानचित्र। राजनीतिक किसी शहर, गांव, देश, राज्य का चित्र बनाना किस में आएगा, राजनीतिक चित्र में आएगा। थीमेटिक मानचित्र में क्या आएगा कि सड़क का, वर्षा का आदि का चित्र बनाएंगे तो वो थीमेटिक मानचित्र में आएगा। फिर था कि हमें मानचित्र बनाने के लिए किन किन तत्वों की जानकारी होनी चाहिए या कौन कौन से हमें घटक चाहिए, ठीक है। तो एक था दूरी, दिशा, प्रतीक। तो सबसे पहले था दूरी, कि हमें दूरी के बारे में पता होनी चाहिए। वास्तविक मानचित्र मतलब किसी जगह का, मान लो आप घर से स्कूल आ रहे हो तो उस दौरान आपके घर से कितनी दूरी है, इसको अगर आपको बोला जाए कि कागज़ पर बनाओ तो आपको दूरी को पैमाने के माध्यम से व्यक्त करना आना चाहिए, क्योंकि वास्तविक दूरी ज़्यादा है परंतु कागज़ पर बनाएंगे तो हमें छोटी जगह पे बनाना होगा, तो वो दूरी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पैमाना। फिर था दिशा, कि हमें दिशाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बीच वाली दिशाएं। इसके लिए एक यंत्र आता है जो चुंबक का बना होता है, दिक्सूचक यंत्र। फिर था प्रतीक। प्रतीक के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।